गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने मुग़ल सम्राट अकबर के विषय में पढ़ा था। अकबर की महानता के कारणों पर प्रकाश डाला था। आज हम अकबर की राजपूत नीति के विषय में आप लोगों को समझाएंगे। हमारा आज का टॉपिक है अकबर की राजपूत नीति। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अकबर इस बात से भली भांति परिचित था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना भारत में अधिक समय तक मुगलों का शासन नहीं चल सकता है और भारत हमेशा से विविधताओं का देश रहा है, विभिन्नताओं का देश रहा है। अकबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अपने साम्राज्य निर्माण की दिशा में समानता का व्यवहार करते हुए हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव को समाप्त कर दोनों को समान स्तर पर लाने का प्रयास किया। इस अंतर को समाप्त करने के लिए उसने विभिन्न तरीके इस्तेमाल किए, जैसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके, जैसा कि आप लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि अकबर ने किस प्रकार भारत में मुगल वंश को स्थायित्व प्रदान किया। तो उसमें राजपूत नीति या सुलह ए कुल की नीति महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसी नीति के कारण ही अकबर एक महान सम्राट बन सका, क्योंकि राजपूत अकबर के मित्र हो गए और राजपूत ही मुगलों के कट्टर विरोधी थे। किंतु अकबर ने बड़े चालाकी से, बड़े बुद्धिमत्ता से, कूटनीति से राजपूतों को अपनी ओर मिला लिया और एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के साथ साथ उसे सुदृढ़ता प्रदान करने में भी सफल हुआ। बच्चों, ऐसा करने के लिए उसने कौन कौन से तरीके अपनाए, तो उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। उसने सबसे पहले क्या किया? वैवाहिक संबंधों को बनाया। तो मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अकबर ने वैवाहिक संबंधों को अपनाया। विभिन्न राजपूत घरानों में उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सर्वप्रथम उसने अपना विवाह आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई के साथ किया और उसने बीकानेर तथा जैसलमेर की राजकुमारियों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया और इसका परिणाम यह हुआ कि राजपूतों के साथ उसके संबंध घनिष्ठ हो गए, यानी राजपूत अकबर के सच्चे मित्र बन गए। और संबंध स्थापित करने के साथ साथ ही उसने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए राजपूतों को उनकी योग्यता के अनुसार अपने दरबार में, अपने प्रशासन में उच्च स्थान प्रदान करना शुरू कर दिया, क्योंकि अकबर भली भांति परिचित था कि राजपूत अपने वचन के पक्के होते हैं और उनके जैसा मित्र और उनके जैसा शत्रु भी मिलना मुश्किल था। इसलिए उसने एक महान जाति को अपना मित्र बनाना ही
बेहतर समझा और बड़े कूटनीति से उसने राजपूतों को अपने वश में कर लिया। तो उसने दूसरा क्या कार्य किया? राजपूतों को उनकी योग्यता के अनुसार उच्च पद प्रदान करना शुरू कर दिया। और इस क्रम में उसने भगवान दास कौन था? भारमल का पुत्र यानी जोधाबाई का भाई और भतीजा राजा मान सिंह, इसके अतिरिक्त सवाई राजा जय सिंह, राजा टोडरमल, राजा बीरबल आदि को अकबर ने अपने दरबार में उच्च पदों पर आसीन किया और उन्हें मनसब प्रदान किए। ये राजपूत अधिकारी प्रशासन में अधिक कारगर सिद्ध हुए और उन्हें अभिजात वर्ग में सम्मिलित किया गया। यानी कि ये जो राजपूत राजा थे जिन्हें उच्च पद प्रदान किया, उन्हें उच्च वर्ग में सम्मिलित किया गया। अभिजात वर्ग मतलब उच्च वर्ग। अब्दुल रहीम खान खाना इनके दरबार का प्रसिद्ध कवि था। जैसा कि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, अब्दुल रहीम खान खाना के विषय में। अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? अकबर के संरक्षक बैरम खां का पुत्र था, कि माँ का नाम सलीमा बेगम था। और बैरम खां की मृत्यु के पश्चात अकबर के हरम में ही सलीमा रही और बैरम खां अकबर के दरबार का अब्दुल रहीम अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। और अकबर की राजपूत नीति का सबसे प्रमुख पहलू यह था कि पराजित राजाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। जो राजा पराजित होता था उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, उसे दंडित नहीं किया जाता था और स्वतः राजा अकबर के संरक्षण में चला जाता था, यानी दोबारा विरोध नहीं करता था, विद्रोह नहीं करता था। धीरे धीरे एक के बाद एक लगभग सारे राजपूत राज्यों ने अकबर के आगे समर्पण कर दिया। केवल मेवाड़ को छोड़कर मेवाड़ के राजाओं ने अनेक पराजयों के बाद भी मुगलों के आगे अपनी हार नहीं मानी। खास तौर से राणा प्रताप, जो कि सिसोदिया वंश के शासक थे, राणा सांगा के वंशज राणा प्रताप ने अकबर की सुलह कुल की नीति को अस्वीकार कर दिया और परिणाम यह हुआ कि अकबर और राणा प्रताप के मध्य 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। राणा प्रताप को मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने बुरी तरह से पराजित किया। मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इन सब के पश्चात भी अकबर ने हिंदुओं को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। वे अपने मंदिरों को बनवा सकते थे, उन्हें मनचाही विधि से पूजा उपासना करने की अनुमति प्रदान की गई थी और इन सभी विवरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि अकबर के द्वारा अपनाई गई राजपूत नीति या सुलह-ए-कुल की नीति काफ़ी सफल रही। अकबर को अपने प्रशासन को चलाने के लिए राजपूतों के रूप में ईमानदार, सच्चे वीर और साहसी अधिकारी मिल गए और इनकी सेवाएं जनता तथा साम्राज्य दोनों के लिए कारगर सिद्ध हुई। तो आप सभी कल्पना कर सकते हैं कि एक शक्तिशाली शत्रु जब किसी का मित्र बन जाए तो क्या होगा।
दोनों मिलकर के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। दोनों ही क्या थे? शक्तिशाली थे, कूटनीतिज्ञ थे। अकबर का मार्ग केवल राजपूत ही अवरुद्ध कर सकते थे, जैसा कि अकबर के पूर्ववर्ती शासकों के मार्ग को अवरुद्ध करने का राजपूतों ने ही कार्य किया था। राजपूत ही मुगलों को रोकने में सक्षम थे, किंतु बड़े ही आसानी से, बड़े ही चालाकी से अकबर ने सुलह कुल की नीति का सहारा लेते हुए राजपूतों को अपनी ओर मिला लिया, जैसा कि अभी आप लोगों ने अध्ययन किया है। और इस प्रकार भारत में मुगल वंश का विस्तार करने में राजपूतों ने अकबर का तन मन धन से सहयोग किया और अकबर का साम्राज्य विस्तार तो हुआ ही, साथ में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने में भी राजपूतों की सेवाएं ली गई। अगला टॉपिक है अकबर की विस्तारवादी नीति। क्या है? अकबर की विस्तारवादी नीति। तो अकबर मुगल वंश का, जैसा कि अभी हमने बताया, कि महान शासक था। उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि मुगल साम्राज्य को विशालतम, दृढ़तम एवं सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ कर दिया। और यह कार्य उसने कैसे किया? भारत की महान जाति, महान योद्धाओं की जाति राजपूतों को मिला करके किया। उसने साम्राज्य की सीमा को हिंदू कुश पर्वत तक पहुंचा दिया। तो अकबर के साम्राज्य की सीमा को हिंदू कुश पर्वत तक पहुंचाने में केवल मुसलमानों का योगदान नहीं था बच्चों, बल्कि इसमें राजा मानसिंह, राजा भारमल, राजा जय सिंह, टोडरमल और बीरबल का महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही उसने ईरान के सफ़ाइयों और तुरान के उज़्बेकों, जो कि मुग़लों के दुश्मन थे, उनकी विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाया। अकबर के शासनकाल में भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सभी पक्षों में एकता एवं सामंजस्य की स्थापना हुई, क्योंकि अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और सभी जातियों के कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। सभी भाषाओं के ग्रंथों की रचना की गई और विभिन्न ग्रंथों का फारसी में अकबर के राज्य में अनुवाद कराया गया। तो इस प्रकार अकबर के शासनकाल में समाज के समस्त पहलुओं से संबंधित समानता पर आधारित कार्य किए गए, जिससे कि समस्त पक्षों में एकता स्थापित हुई। अकबर अपनी विजय उपलब्धियों द्वारा एक विशाल साम्राज्य में एक समान शासन प्रणाली स्थापित किया। तो उसने सबसे पहले साम्राज्य में एकता स्थापित करने के लिए क्या किया? एक समान शासन प्रणाली स्थापित की और प्रांतीय शासन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, भू व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण साम्राज्य में एक समान लागू की। अकबर ने
सबसे पहले क्या किया? साम्राज्य में एकता स्थापित करने के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू की, एक समान शासन व्यवस्था और साथ ही एक समान भू राजस्व व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था को लागू किया। सैनिक तथा असैनिक सेवाओं में सभी पद सबके लिए समान रूप से खोल दिए गए। अभी क्या होता था कि उच्च पदों पर केवल मुस्लिम ही आरूढ़ होते थे, जिस प्रकार से आगे चल कर के अंग्रेजी शासनकाल के दौरान उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए 1857 की क्रांति के पश्चात आरक्षित कर दिए गए थे। ठीक उसी प्रकार से मुगलों के शासनकाल में भी उच्च पदों पर मुगल ही आसीन होते थे, किंतु अकबर के शासनकाल में सैनिक और असैनिक सेवाओं में सभी पद सबके लिए समान रूप से खुले हुए थे। महत्वपूर्ण राजपूत राज्यों से समानता के आधार पर वैवाहिक संबंध स्थापित करके अकबर ने वीर राजपूत जाति का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर लिया। अकबर ने अपना विवाह किया, इसके पश्चात उसने अपने पुत्र का विवाह किया और इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा अकबर भारत की राजपूत जाति का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर लिया और एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि देश में सामाजिक एवं आर्थिक एकता को स्थापित करना था। इसके साथ ही अकबर ने दूसरी उपलब्धि हासिल की सामाजिक और आर्थिक एकता के रूप में। उसने अपनी समस्त प्रजा के लिए बिना भेदभाव एक समान नागरिकता एवं सुविधाएं प्रदान की। तब चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईरानी हो, चाहे तुरानी हो, चाहे उज़्बेक हो, सबको क्या किया अकबर ने? समान नागरिकता एवं सुविधाएं प्रदान की। इस प्रकार अकबर के शासनकाल ने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सलीम जहांगीर, सलीम बचपन का नाम, और जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा और उसने 1605 से 1627 तक शासन किया। यह भी एक महान शासक एवं कला प्रेमी शासक था। जहांगीर ने फारसी में तुजुक ए जहांगीरी लिखी। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर द्वारा स्वयं लिखा हुआ ग्रंथ है। जिस प्रकार से बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी थी, ठीक उसी प्रकार अंतर सिर्फ इतना है कि तुजुक ए बाबरी बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी, जबकि जहांगीर द्वारा लिखित तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में है। जहांगीर के बाद मुगल साम्राज्य को शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी, जो कि जहांगीर का पुत्र था, और उसके पश्चात औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी, जो कि शाहजहां का पुत्र था, योग्य शासक प्रदान हुए। इसके पश्चात अयोग्य शासक गद्दी पर बैठे और अयोग्य शासकों के अधीन मुगल साम्राज्य में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसका लाभ उठाकर के क्षेत्रीय शासकों, क्षेत्रीय क्षत्रपों द्वारा स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने का क्रम जारी हो गया। अतः औरंगजेब के पश्चात
मुगल साम्राज्य का क्रमशः पतन प्रारंभ हुआ और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जो कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया और रंगून भेज दिया गया। इसी के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो औरंगजेब और बहादुर शाह जफर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इस राजवंश की शक्ति घट गई थी, लेकिन अंतिम रूप से मुगल वंश का पतन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से निष्कासित करने के साथ हुआ। अब है मुगल शासकों की राजधानी। तो मुगल साम्राज्य में राजधानियों का विशेष महत्व रहता था। इनको साम्राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता था। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी और 1560 ईस्वी में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। आगरा के किले का निर्माण कराया। किले का निर्माण आसपास के क्षेत्रों में लाए गए लाल बलुआ पत्थरों से कराया गया था। अकबर ने राजधानियों में व्यापक परिवर्तन किए। कुछ समय पश्चात 1570 के दशक में फतेहपुर सीकरी को नई राजधानी बनाया। तो इस प्रकार अकबर के समय आगरा के साथ साथ फतेहपुर सीकरी नई राजधानी के रूप में परिलक्षित हुई। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने के पीछे प्रमुख कारण यह था कि यह अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था। अजमेर मुगलों का धार्मिक केंद्र था, जहाँ पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को केंद्र बिंदु मानते हुए अकबर ने फतेहपुर सीकरी को दूसरी राजधानी बनाई थी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए 1558 ईस्वी में राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस प्रकार मुगलों की तीसरी राजधानी के रूप में लाहौर प्रकाश में आया और शाहजहां ने वर्ष 1648 में मुगल साम्राज्य की राजधानी शाहजहानाबाद में स्थानांतरित की। यह दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में एक नई और शाही आबादी थी, यानी कि शाहजहां द्वारा दिल्ली के शाहजहानाबाद को राजधानी बनाई गई। इस प्रकार मुगलों की राजधानियों में सर्वप्रथम आगरा, दूसरे नंबर पर फतेहपुर सीकरी, तीसरे पर लाहौर और चौथे स्थान पर शाहजहानाबाद का नंबर आता है। अब है मुगल शासकों के दरबार में अनुशासन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुगल शासक शासन के दैवीय सिद्धांत पर आधारित शासन को महत्व देते थे। मुगल दरबार की भव्यता विश्व प्रसिद्ध थी और दरबार का मुख्य केंद्र शासक होता था। दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। राज सिंहासन, जिसे तख्त कहा जाता था, दरबार का केंद्र बिंदु था। यह संप्रभुता के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान करता था। मुगल दरबार में अनुशासन को प्रमुखता दी गई थी और मुगल दरबार में निम्न प्रकार से अनुशासन को वरीयता दी जाती थी, अर्थात कई तरीकों से मुगल शासक अनुशासन को बनाए रखते थे। जैसे
दरबार में किसी व्यक्ति की स्थिति का पता इस बात से लगाया जाता था कि वह शासक के कितना पास अथवा कितना दूर बैठता है। तो पहला तरीका क्या था कि किसी व्यक्ति का शासक से कितनी निकटता एवं कितनी दूरी है, और दरबार में किसी भी व्यक्ति का स्थान सम्राट की दृष्टि में उसके महत्व का परिचायक होता था। मुगल दरबार में एक बार बादशाह यदि सिंहासन पर बैठ जाता था तो उसके बाद कोई भी शासक की अनुमति के बिना दरबार से बाहर नहीं जा सकता था। और दरबार में संबोधन, शिष्टाचार और बोलने से संबंधित सभी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन किया जाता था। यदि ऐसा नहीं होता था तो उसके लिए सजा का प्रावधान होता था। और अभिवादन के माध्यमों से भी व्यक्ति के सम्मान का पता चलता था। अब जो अभिवादन करने का तरीका होता है, किस प्रकार किस व्यक्ति को किया जा रहा है, इससे यह पता चलता था कि किस तरीके से किया जा रहा है अभिवादन, कि व्यक्ति किस कैटेगरी का है, यानी उच्च वर्ग का है, मध्य वर्ग का है या निम्न वर्ग का है। यह अभिवादन के तरीके से ही पता चल जाता था। जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति का दरबार में ज़्यादा ऊंचा स्थान माना जाता था। जैसे कि सल्तनत काल में बलबन ने सिजदा और पैबोस नामक, जिसे जमीबोस भी कहा जाता है, जमीन को चूमना और दंडवत प्रणाम करना, ये मुगलों के भी अभिवादन का तरीका था। सिजदा में क्या होता था, सिजदा जो करते थे, दंडवत लेटना, कोई भी व्यक्ति क्या करता था, सीधे लेट जाता था। जैसे कि हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोग सीधे लेट जाते हैं, तो उसको दंडवत प्रणाम करना कहते हैं। और मुसलमानों में इसी को सिजदा कहा जाता था। और आत्मनिवेदन का उच्चतम तरीका माना जाता था। सिजदा को क्या माना जाता था, आत्मनिवेदन का उच्चतम तरीका माना जाता था। तो जिस भी व्यक्ति का लोग सिजदा करते थे तो उसे उच्च वर्ग में मान लिया जाता था। और 4 तस्लीम तथा जमी बोसी, जमीन चूमना भी अभिवादन का मुख्य माध्यम होता था। मुगल दरबार में राजनयिक दूतों को भी शिष्टाचार के नियमों का पालन करना पड़ता था। राजनयिकों में अभिवादन के 3 माध्यमों, बहुत झुककर, जमीन को चूमकर तथा फारसी रिवाज के अनुसार छाती के सामने हाथ बांधकर, 3 प्रकार से क्या किया जाता था, अभिवादन करना पड़ता था। मुगल शासकों का प्रशासनिक ढांचा। मुगल साम्राज्य का शासन केंद्रीयकृत था, यानी शासन की समस्त शक्तियाँ राजा के हाथों में केंद्रित हुआ करती थी, सम्राट के हाथों में केंद्रित हुआ करती थी। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था चेतन नीति के संयोजन पर आधारित था। तो समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण राजा में होने के कारण राजा निरंकुश एवं अत्याचारी भी हुआ करता था। औरंगजेब के काल तक इस नीति में सैन्य शक्ति तथा उपमहाद्वीप की विभिन्न परंपराओं का समायोजन हो गया था। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग बादशाह होता था, जिसे दरबारी संस्कृति के माध्यम से समझा जा सकता था।
आदर्श राज्य की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य होता था और प्रशासन के सभी अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार समझ सकते हैं। राजत्व सिद्धांत का प्रशासन। मुगल कालीन इतिहासकारों ने अपने विवरणों में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती थी, अर्थात राजा दैवीय सिद्धांत के प्रतिपालक होते थे। राजा स्वयं को पृथ्वी पर देवता का प्रतिनिधि प्रदर्शित करता था। ईरान सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने सर्वप्रथम राजत्व के दैवीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो दैवीय सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला सूफी संत कौन था बच्चों? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। सूफी संप्रदाय के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि भारत में 4 प्रकार के सूफी संप्रदायों का प्रचलन हुआ, जिसमें कि एक था सुहरावर्दी संप्रदाय। तो सुहरावर्दी संप्रदाय के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने ही सर्वप्रथम राजत्व के दैवी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, जिससे राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन सके। और इतिवृत्ति, जो कि मुगल दरबार पर प्रकाश डालने के प्रमुख स्रोत हैं, उनके विवरणों का साथ देने वाले चित्रों को इतनी प्रभावशाली ढंग से बनाया जाता था कि देखने वाले के मन मस्तिष्क पर दैवीय प्रकाश के विचार का संप्रेषण स्थायी प्रभाव डालता था। अर्थात इतिवृत्तों को इस प्रकार चित्रित किया जाता था कि उसको पढ़ने से, देखने से ही ऐसा लगता था कि यह जो इतिवृत्त जिस राजा पर लिखा गया है वह क्या है? देवता तुल्य रहा होगा। तो अबुल फजल ने ईश्वर फरीद ए इजादी से निःसृत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व, राजा एवं राज्य की शक्ति को शीर्ष स्थान पर रखा। तो मुगल शासक का मुख्यतः राजत्व सिद्धांत जो है वह दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। राजा सम्राट बादशाह का प्रशासन। मुगल बादशाह के दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं के साथ होती थी और इसके बाद पूर्व दिशा की ओर बने एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में शासक बैठ जाता था और झरोखे के नीचे मैदान में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती थी और एकत्र भीड़, जिसमें सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, महिलाएं व बच्चे सभी शामिल होते थे, को सम्राट झरोखे पर आकर के दर्शन देता था। इस प्रक्रिया को ही झरोखा दर्शन कहा जाता है और झरोखा दर्शन की शुरुआत सम्राट अकबर द्वारा की गई थी। मुगल सम्राट अकबर ने झरोखा दर्शन को शुरू किया था और इस प्रथा का प्रमुख उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता को स्वीकृति प्रदान करना और साम्राज्य को अत्यधिक विस्तृत करना था। अकबर झरोखा दर्शन क्यों दिया करता था? झरोखा दर्शन के पीछे उसका क्या उद्देश्य था? तो उसका यह उद्देश्य था कि वह जनता के मनोभावों को समझे और उसी के अनुसार
साम्राज्य का विस्तार करे। और मुगल बादशाह झरोखा दर्शन के पश्चात कई क्रियाएं करते थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। बादशाह सार्वजनिक भवन, जिसे दीवाने आम कहा जाता था, में जाकर अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों का संचालन करता था। तो सबसे पहले जो राजा, सम्राट या बादशाह प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था, जिसके हाथों में प्रशासन की समस्त शक्तियाँ केंद्रित होती थी, सूर्योदय के साथ ही व्यक्तिगत प्रार्थना करने के पश्चात एक छोटे से छज्जे में आकर के बैठ जाता था और बाहर एकत्र हुए भीड़ को झरोखे से दर्शन देता था। इसी को झरोखा दर्शन कहा जाता है। और झरोखा दर्शन के पश्चात ही सम्राट की दैनिक क्रियाएं शुरू होती थी। और सबसे पहले मुगल सम्राट क्या करता था, दीवाने आम में जाता था और सरकार के प्राथमिक कार्यों का संचालन प्रारंभ करता था। और इसके बाद दीवाने खास में राज्य के वरिष्ठ मंत्री बादशाह के आमने सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे। तो दीवाने आम जो होता था उसमें सभी लोग शामिल हो सकते थे, किंतु दीवाने खास केवल राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों को बैठने का इजाज़त मिलता था और ये राजा के सामने क्या करते थे, अपनी अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों के द्वारा बनाई गई इमारतों के नक्शों को भी देखता था। और राज्याभिषेक के समय बादशाह विशाल पदवियां धारण करता था और राजसी नवाचार के साथ शासक की पूरी पदवी को अंकित किया जाता था। बादशाह द्वारा राजतंत्र हेतु योग्य व्यक्तियों को ऊंची पदवियां भी दी जाती थी, जैसे आसफ खां, मिर्जा राजा आदि पदवियां सम्राट किसी भी व्यक्ति के कार्यों से खुश होकर के उसे प्रदान करता था। और राज्य के कुछ लोग पदवियों को धन देकर भी प्राप्त करते थे, क्योंकि उससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी, प्रजा में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। इसलिए लोग पैसे देकर के भी पदवियां प्राप्त कर लेते थे। कैसी पदवी? आसफ खां की पदवी या मिर्जा राजा की पदवी प्राप्त कर लेते थे। बादशाह द्वारा पुरस्कार भी दिए जाते थे और पुरस्कारों को क्या कहा जाता था? खिल्लत, एक प्रकार का राजकीय वस्त्र जो एक महत्वपूर्ण पुरस्कार था तथा इसे सम्मान का जामा भी कहा जाता था। इसे कभी न कभी सम्राट द्वारा पहना गया होता था। तो ये जो खिल्लत होता था यानी कि राजकीय वस्त्र, वह सम्राट द्वारा धारण किया हुआ वस्त्र होता था और यह पुरस्कार के रूप में जनता में दिया जाता था। यह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक समझा जाता था। एक अन्य पुरस्कार जिसे सरप्पा क्या कहते थे? सरप्पा, जो सिर से पांव तक, सरप्पा क्या था? सिर से पांव तक के रूप में प्रदान किया जाता था। सरप्पा का 3 भाग होता था। जो सिर से पैर तक जो कपड़ा पहना जाता था उसे क्या कहा जाता था? सरप्पा। सरप्पा के 3 भाग होते थे। कौन कौन सा? जामा होता था, पगड़ी होती थी और पटका होते थे। तीसरा पुरस्कार जो था वो था पद्म मुरस्सा, कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित हार का सेट जो होता था उसे क्या कहते थे? पद्म मुरस्सा।
एक विशेष उपहार था जिसे बादशाह अत्यधिक विशेष परिस्थितियों में ही देता था। तो ये पुरस्कार जो होता था ये सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार था जिसे बादशाह क्या करता था, अत्यधिक विशेष परिस्थितियों में दिया करता था। और इतिवृत्तों के अनुसार यानी कि राजकीय ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार बादशाह कभी कभी सीमाओं के विपरीत भी उपाधियां धारण करते थे, जैसे जहांगीर अर्थात विश्व पर कब्जा करने वाला, जहांगीर। इसी तरह से शाहजहां अर्थात विश्व का राजा, खास उपाधियां दी गई थी। इन पदवियों से यह स्पष्ट होता है कि मुगल बादशाहों ने देश की सीमाओं से परे भी अपनी राजनैतिक मांग प्रस्तुत की थी। राजनयिक संबंधों को बनाने हेतु बादशाहों के द्वारा उपहारों का लेन देन भी होता था। कहीं कहीं उपहारों में धन की महत्ता भी देखी जाती थी, जैसे अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो द्वारा दी गई अंगूठी को आसफ खां ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसका मूल्य केवल 400 रुपये था। तो उस समय उपहार की कीमत भी देखी जाती थी। अगर उपहार कम पैसे का होता था तो लोग उसे अपना अपमान समझते थे और अस्वीकार कर दिया करते थे। अगला टॉपिक है शाही नौकरशाही प्रशासन। मुगल साम्राज्य की केंद्रीकृत सत्ता की जानकारी अकबरनामा से प्राप्त होती है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है जो कि मुख्यतः अकबर पर लिखा गया है, किंतु इसमें समस्त मुगल प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें क्रिया और सत्तापूर्ण से बादशाह में निहित होती थी, जबकि शेष राज्य बादशाह के आदेशों के आज्ञाओं द्वारा संचालित होते थे, जिसके लिए नौकरशाही की आवश्यकता होती थी। यानी विभिन्न प्रकार के मंत्री गण हुआ करते थे जो कि प्रशासन में राजा को सहयोग देते थे। अब है सामाजिक विभाजन। समाज में किस वर्ग को किस प्रकार का अधिकार प्राप्त था? तो सबसे पहले आता है उच्च वर्ग, जिसे अभिजात वर्ग कहा जाता था। अभिजात वर्ग का प्रशासन में क्या स्थान था? मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का समूह होता था और इतिहासकारों द्वारा अभिजात वर्ग इन अधिकारियों को कहा गया है। इस वर्ग के सदस्य विभिन्न प्रजातियों तथा धार्मिक समूहों से आते थे। अभिजात वर्ग की अन्य विशेषताओं को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। मुगल अधिकारी वर्ग को साम्राज्य के गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया है। ये वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े होते थे और इनमें ईरानी तथा तुरानी प्रमुख थे। और 1560 में भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों राजपूत एवं भारतीय मुसलमान का शाही सेवा में प्रवेश हुआ। इसमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति आमेर का राजा भारमल था, जिसने कि अपनी पुत्री जोधाबाई का हाथ अकबर को सौंपा था। तो जोधाबाई के पिता का नाम भारमल था और अकबर ने भारमल को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया था। तो इस प्रकार प्रथम नियुक्ति किसकी हुई? भारमल की। और जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त थे। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पत्नी नूरजहां ईरानी थी। जिस प्रकार अकबर की प्रभावशाली पत्नी जोधाबाई राजपूत थी और अकबर ने जोधाबाई के प्रभाव में आकर के राजपूतों को
विभिन्न महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किए थे। ठीक उसी प्रकार से जहांगीर की प्रभावशाली पत्नी नूरजहां थी, जो कि ईरानी थी, और उसके प्रभाव में आकर के जहांगीर ने ईरानियों को दरबार में उच्च पद प्राप्त किए थे। तो सभी सरकारी अधिकारियों को 2 प्रकार के पद दिए जाते थे। ये पद थे जात और सवार। जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी के पद और वेतन का सूचक होता था, और सवार यह सूचित करता था कि राज्य में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित है, और शाही सेवा में जाना अभिजात वर्ग के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करने का साधन होता था। मुगल काल में अभिजात मंत्री मीर बख्शी, जो कि सबसे अधिक वेतन वाला व्यक्ति होता था। इसके बाद दीवाने आला, जो कि वित्त मंत्री होता था। उसके पश्चात सद्र उस सुदूर सम्राट का सलाहकार होता था, आदि प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। और तैनात ए रकाब दरबार में अभिजातों का ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। अर्थात राजा द्वारा, सम्राट द्वारा कभी भी तैनात ए रकाब को दरबार में आमंत्रित किया जा सकता था। और परगना नामक स्थानीय निकाय की देख रेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जिनमें कानून गो, जो कि राजस्व का आलेख रखने वाला व्यक्ति होता था, उसके नीचे चौधरी, जो कि राजस्व संग्रह का प्रभारी होता था, और उसके नीचे काजी, जो कि न्यायाधीश होता था, शामिल थे। प्रशासन के प्रत्येक विभाग में सहायता के लिए लिपिकों, लेखागारों और लेखा परीक्षकों तथा संदेश वाहक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता का प्रशासन। तो अबुल फजल ने सामाजिक अनुबंध के रूप में प्रभुसत्ता को परिभाषित करने का प्रयास किया, और अबुल फजल के अनुसार बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है। ये 4 सत्व हैं: जीवन, धन, सम्मान तथा विश्वास। बादशाह इनके बदले में प्रजा से आज्ञा पालन तथा संसाधनों में भाग मांगता था। अर्थात अबुल फजल यह कहना चाहता है कि राजा प्रजा से किसी भी प्रकार का कर वसूल नहीं करता था, बल्कि वह क्या वसूल करता था? प्रजा से अपना भाग वसूल करता था। शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ केवल संप्रभु ही इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। तो इस प्रकार अबुल फजल यह कहना चाहता है कि मुगल कालीन सम्राट राजा जो होता था, वह प्रजा से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया करता था, बल्कि उनसे केवल अपना भाग वसूल करता था, जो कि उसके शक्ति और मार्गदर्शन का पुरस्कार मात्र होता था। हमारा अगला टॉपिक है न्याय, मुगल राजतंत्र का सद्गुण। इस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद बच्चों।